28 फरवरी 2026 सैटरडे मॉर्निंग जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की। 900 से ज्यादा मिसाइल से ईरान के मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया। लेकिन एक शॉकिंग खबर तब आई जब मिनाब के एक स्कूल पर बॉम्ब गिरने से 150 से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स की मौत हो जाते हैं। ईरान के कैपिटल तेहरान में कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिलिट्री बेस और सुप्रीम लीडर का रेसिडेंस को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स और कुछ टॉप ऑफिशियल कमांडर्स की भी मौत हो जाते हैं। बाद में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर कंफर्म भी किया कि इस अटैक में खामेनी मारा गया। फिर जब ईरान के टीवी न्यूज ने इस इंसिडेंट को कंफर्म किया तो पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी, Supreme Leader Khamenei, जिसके बाद ईरान ने 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया। देखिए, आयतुल्ला अली खामेनी कोई आम लीडर नहीं थे, बल्कि शिया मुस्लिम के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे, जिसे करोड़ों शिया मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। उनके मौत की खबर जब फैली तो पूरे ईरान में एक तरफ कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दी और बहुत से लोग मातम मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इनके बहुत से चाहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी ने तो इन टीवी न्यूज चैनल्स पर देख ही चुके होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर इतना बड़ा अटैक किया? क्या ये एक प्री प्लान मिलिट्री ऑपरेशन था? और जब हमला इजराइल और अमेरिका ने किया तो फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज को क्यों टारगेट किया? इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की असली वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत है? आइए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये यूएस और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था, एक प्री प्लान अटैक था। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लायंस रोर कहा, Operation Lion's Roar. वही यूएसए ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी कहा। Launched Operation Epic Fury. इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट, समंदर से भी टॉमहाउक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की गई। यूएस ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स डिप्लॉय किया, जिसे रेडार भी सही से डिटेक्ट नहीं कर सकते। यूएस ने ईरान के 2000 टारगेट्स पर मल्टीपल मिसाइल्स स्ट्राइक्स की, जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स लॉन्चर्स और मिलिट्री बेसेस को हिट किया। बदले में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। ईरान का स्पेशल फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के इस्लामिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। आईआरजीसी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कहा। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किया। टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं था, एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, लग्जरी होटल्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान, ऑलमोस्ट पूरा गल्फ कंट्रीज देखते ही देखते कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया, जिसके चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, स्कूल्स और रमजान गैदरिंग्स को सस्पेंड कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट में अब तक करीब 1700 से 2000 लोगों की जानें गई। इनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे। सबसे ज्यादा ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की जानें गई और करीब हजारों लोग घायल हुए, बहुत से लोग बेघर हुए। दूसरी तरफ इजराइल में करीब 11 लोगों की डेथ और बहुत से लोग इंजर, वही यूएस के 8 सोल्जर्स की डेथ हुई और पूरे मिडिल ईस्ट में दर्जनों लोग अपनी जान गंवाई, बहुत से लोग पूरी तरह घायल भी हुए। देखिए, इस वार के पीछे की असली वजह क्या है, उसे जानने के लिए हमें ईरान की हिस्ट्री को भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो आप देख रहे हैं, ईरान इन सभी देशों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईरान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आगे चलकर इस कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण बना। उस वक्त ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद ने ब्रिटिश कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी से ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लिया था। उनका मकसद था कि ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करना, यानी ईरान अपना ऑयल खुद कंट्रोल करेगा, ना कि ब्रिटिश कंपनीज। इस डिसीजन से ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा झटका लगा। उनका डर था कि अगर ईरान जैसे ऑयल रिच कंट्रीज ने अपना ऑयल खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो सकता है।
इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई ऑयल रिच कंट्रीज के साथ अपना स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना शुरू किया, जैसे सऊदी अरब और यूएई। इस सिस्टम का इंपॉर्टेंट गोल था कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में ही हो, जिससे यूएस डॉलर और यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। इसी स्ट्रेटेजी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसेस डिप्लॉय किया और अपने एलायंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। लेकिन ईरान ने इस सिस्टम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ईरान के साथ साथ चाइना और रशिया भी नहीं चाहते कि अमेरिका ग्लोबली डोमिनेंस करे। मोसाद के डिसीजन से नाराज होकर अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर ऑयल एम्बार्गो लगाया। फिर 1953 में CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी M16 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एजेक्स, जिसके जरिए मोसाद की गवर्नमेंट को गिराकर ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी यानी शाह को पावर में लाया गया। शाह एक वेस्टर्न फ्रेंडली और सेक्युलर किंग था। उनके रूल के दौरान ईरान तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा था, वुमेन को ज्यादा फ्रीडम मिली हुई थी, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा था। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम भी था, शाह की गवर्नमेंट पर करप्शन के सीरियस एलिगेशन लगने लगे। ईरानियंस को लगने लगा कि शाह ईरान से ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन का सुनता है, जैसे वो एक पपेट रूलर हो। यही से ईरान के लोगों में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नफरत बढ़ने लगा। इसी डिससेटिस्फेक्शन के चलते गवर्नमेंट चेंज हुआ। फिर आया एक ऐसा हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया, 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसे लीड किया शिया मुस्लिम का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, जिन्होंने 2500 साल पुरानी पर्शियन मोनार्की सिस्टम को हटाकर थियोक्रेसी सिस्टम लाया। खोमेनी ने ईरान के लोगों को झूठा प्रॉमिस किया कि ईरान एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव कंट्री होगा, लेकिन पावर मिलते ही सब कुछ बदल गया। जिसके बाद खोमेनी ने खुद को लाइफ टाइम के लिए सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बना दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जो हेवीली शरिया लॉ पर बेस्ड था। एक डिक्टेटर की तरह पूरी कंट्री को कंट्रोल करने लगा। पॉलिटिक्स पार्टीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का सिलेबस चेंज कर दिया और सिटीजन्स को स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ कंट्रोल करने के लिए ईरानियन स्पेशल फोर्स IRGC को बनाया, ताकि कोई उसके अगेंस्ट ना जा सके। जो देश पहले अमेरिका और इजराइल का पार्टनर था, वही देश रातों रात उसके बड़ा दुश्मन बन गया और इनके बीच सिचुएशन बिगड़ता गया। उसी साल 4 नवंबर को ईरानियन मिलिटेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर 52 डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाया और प्रॉक्सी मिलिटेंट्स के जरिए इजराइल पर मल्टीपल टाइम्स अटैक किया। खोमेनी ने अमेरिका को ग्रेट शैतान और इजराइल को लिटिल शैतान कहा, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हैवी सैंक्शन लगाया। तब से लेकर आज तक इनके बीच रिलेशंस ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर जैसा हो गया। इसी दौरान ईरान के अंदर भी पॉलिटिकल और सोशल टेंशंस भी बढ़ता गया। फिर 1989 में रूहुल्लाह खोमेनी की डेथ के बाद ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 क्लेरिक्स ने मिलकर अली खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना। पावर मिलने के बाद खामेनी ने धीरे धीरे ईरान की ऑलमोस्ट सारी अथॉरिटी अपने कंट्रोल में ले लिया। वक्त के साथ वो ईरान की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बन गया। देखिए, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम लीडर की पोजीशन प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जुडिशरी से भी ऊपर होती है। मतलब अगर कंट्री में कोई फाइनल डिसीजन होता है तो उसका कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास होता है। फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC जैसे की इंस्टीट्यूट्स सब कुछ खामेनी के इन्फ्लुएंस में था। उन्होंने अपने 36 साल के पीरियड में ईरानियन सोसाइटी पर कई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी कर दिया, वुमेन राइट्स को लिमिटेड कर दिया, हिजाब को कंपलसरी बना दिया और फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल पर भी काफी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। गवर्नमेंट ने सिविलियंस को मॉनिटर करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर लार्ज स्केल पर CCTV सर्विलेंस सिस्टम्स इंस्टॉल किया, ताकि कोई इस्लामिक रूल्स ब्रेक ना कर सके और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों पर कंट्रोल किया जा सके। इन रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी ईरान में कई बार मास प्रोटेस्ट भी हुआ, जहां हजारों लोग मारे गए, बहुतों को अरेस्ट किया गया। इसी वजह से ईरान के बहुत से सिटीजन्स खामेनी को एक लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के रूप में देखता है। इसीलिए जब उनकी डेथ की खबर जब फैली तो ईरान में दो अलग रिएक्शन देखने को मिला। एक तरफ कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आई और दूसरी तरफ बहुत से लोग
मातम मना रहे थे। इसका इम्पैक्ट ईरान के बाहर भी देखा गया। इंडिया और पाकिस्तान के शिया मुस्लिम्स कम्युनिटीज में भी प्रोटेस्ट और मॉर्निंग रैलीज देखी गई, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनी दुनिया भर के शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे बड़े रिलीजियस लीडर में से एक थे। कहा जाता है ईरानियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर मॉनिटर करने के लिए जो सर्विलेंस कैमरास पूरे ईरान में इंस्टॉल किया था, उन सिस्टम को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने काफी पहले ही सीक्रेटली हैक कर लिया था, जिसके जरिए ईरानियन ऑफिशियल्स के मूवमेंट्स, सिक्योरिटीज और पैटर्न ऑफ लाइफ को मोसाद काफी समय से ट्रैक करते आया। अब होता यह है कि 28 फरवरी सैटरडे मॉर्निंग जब ईरानियन टॉप ऑफिशियल, सुप्रीम लीडर और खामेनी के कुछ फैमिली मेंबर्स एक जगह इकट्ठे हुए, तो इसी इंटेलिजेंस के बेसिस पर इजराइल और यूएसए ने मिलकर कुछ ही मिनट्स में मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, रेजिम चेंज की बात करें तो यूएस हमेशा से चाहता है कि ईरान की करंट गवर्नमेंट को कमजोर करके पहले जैसे यूएस के पपेट गवर्नमेंट बने, जो यूएस के कंट्रोल में रहता है, ताकि यूएस के अगेंस्ट ना जाए। अब होता यह है कि दिसंबर 2025 में ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो बाद में एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गया। देश में करप्शन और खामेनी के स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आईआरजीसी को प्रोटेस्टर्स पर फोर्स यूज करने का ऑर्डर दिया गया, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए और बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए, जिस पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को इनकरेज करते हुए कहा, प्रोटेस्ट जारी रखो और अपनी इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल लो, हेल्प आ रही है। ट्रंप ने वार्निंग भी दिया, अगर प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट किया गया तो अमेरिका उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और ईरान को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका को लगा कि इस मौका का फायदा उठाकर ईरान में पहले जैसे प्रो यूएस गवर्नमेंट बनाया जा सकता है और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सकता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं था जितना लगता है।